तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो फर्स्ट हम लोग का डिसऑर्डर है जिसको डिस्कस करेंगे अस्थमा। तो अस्थमा जो कि आपका फेमस डिसऑर्डर है किसका, रेस्पिरेटरी सिस्टम का। आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं इसका नाम सुना है, ठीक है। तो आखिर अस्थमा एक एलर्जिक डिसऑर्डर होता है, एलर्जिक डिसीज होता है। किसके चलते होता है, एलर्जी क्यों होता है, ड्यू टू एलर्जन। एलर्जन क्या कॉज करते हैं भैया, एलर्जी कॉज करते हैं, और जिससे क्या होता है अस्थमा। समझ है आपको। तो हम लोग सबसे पहले डिसऑर्डर बात करेंगे किसका, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम का फर्स्ट डिसऑर्डर जिसे बोलते हैं क्या, अस्थमा। क्लियर है। तो आखिर में आप समझ गए कि हम लोग का ये क्या है भैया, एलर्जिक डिसीज है, एलर्जिक डिसऑर्डर है। क्लियर है। आखिर अस्थमा में होता है क्या है, आखिर अस्थमा में होता है क्या, आप समझो इसमें क्या होता है, इसमें ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है। समझ है आपको। इसमें क्या होता है, आप समझो कि ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन मतलब स्वेलिंग, ठीक है। स्वेलिंग मींस रेडनेस। समझ है आपको। सेल क्या हो जाता है, सेल स्वेल कर जाता है। समझ है। ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स के सेल जो कि स्वेल कर जाता है उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। क्लियर है। तो आपको समझना है कि अस्थमा में होता क्या है, ठीक। आपको पहले समझना है क्या होता है इसमें। तो आप समझो कि अस्थमा में क्या होता है भैया, इन्फ्लामेशन। ठीक। इसमें क्या होता है आप समझो, इसमें होता है इन्फ्लामेशन। इसमें होता है क्या, इसमें होता है इन्फ्लामेशन। ठीक है। किसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है भाई, अस्थमा में। देखो इसमें किसमें इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ किसका इन्फ्लामेशन होता है, देखो ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स का। ठीक है। समझे। इन्फ्लामेशन किसका होता है, ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स का इन्फ्लामेशन हो जाता है। क्लियर है। तो इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स। क्लियर। इन्फ्लामेशन इन ब्रोंकी, इन्फ्लामेशन इन किसमें हो जाता है, इन्फ्लामेशन देखो इन्फ्लामेशन इन ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स। ठीक है। तो ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स में क्या हो जाता है भैया, इसमें आप देख सकते हो इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है। क्लियर है। तो किसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है। क्लियर है। क्लियर। तो इन्फ्लामेशन इन ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स, जब इन्फ्लामेशन हो जाएगा भाई ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स में, जब इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो किसमें प्रॉब्लम, किस चीज में प्रॉब्लम होता है भैया, आपका जो ट्रेकिया। आप ध्यान से सुनो, जब इन्फ्लामेशन हो जाएगा ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स में तो इससे जो क्या हो जाएगा, इससे जो ल्यूमेन था ये क्या हो जाएगा, जो ल्यूमेन है जिससे एयर पास होता है, जो ल्यूमेन है क्या होता है जिससे एयर पास होता है, ये क्या आपका नैरो हो जाएगा। समझ है आपको। जो ल्यूमेन है जो क्या हो जाएगा भाई, हम लोग का नैरो हो जाएगा। ठीक है। तो जब इन्फ्लामेशन होता है भाई ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स का, तो ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स का जो ल्यूमेन है, ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स का जो क्या है भैया, ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स का ल्यूमेन, इससे क्या होता है, नैरोइंग ऑफ ल्यूमेन। इससे क्या होता है, इससे आप देखो क्या होता है, नैरोइंग। ठीक है। नैरोइंग ऑफ ल्यूमेन। ठीक है। ल्यूमेन जो कि हम लोग का नैरो हो जाता है। ठीक है। तो नैरोइंग ऑफ ल्यूमेन, जो ल्यूमेन था ये क्या हो जाता है भाई, ल्यूमेन हम लोग का नैरो हो जाता है। बात समझे आप कि ल्यूमेन हम लोग का कैसे हो जाता है, ल्यूमेन जो कि हम लोग का नैरो हो जाता है। जब ल्यूमेन नैरो हो जाएगा, ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स का ल्यूमेन जब नैरो हो जाएगा तो इससे क्या होगा भाई, इससे क्या होता है समझो, इससे एयर रेजिस्टेंस मतलब एयर को पास होने में, जो एयर पहले बहुत इजीली, पहले आप समझो कि पहला नॉर्मल, ठीक है, आप समझो कि पहले नॉर्मल हम लोग का नॉर्मल जो ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स पहले ये हम लोग कैसी डायलेटेड थे, ऐसे क्या थे भाई, ऐसे हम लोग का फ्री था। ठीक है। तो इससे इतना बड़ा आपका था, मतलब ये आपका फ्री था, तो इसमें कोई भी इन्फ्लामेशन जब नहीं हुआ था तो इजिली इसके थ्रू ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स के थ्रू, आप समझो इजिली ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स के थ्रू एयर पास हो जाता है। तो यहां से आप देखो कि इजिली, चलो मैं इसको यहां से बता रहा हूं। ठीक है। तो इजिली जो देखो यहां से जब, ठीक है, यहां पर देखो यहां पर स्पेस नहीं है। ठीक है। तो पहले जब नॉर्मल कंडीशन में पहले इजिली जो है देखो ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स एयर जो है यहां से पास हो जाते थे। क्लियर है। लेकिन जब इसका नैरोइंग, जब इसका क्या हुआ भैया, जब इसका नैरोइंग हुआ, आप देखो जब इसका नैरोइंग हुआ, ठीक है, आप समझना। तो ये क्या हो गया भाई, ये आपके इसमें इन्फ्लामेशन, जब ये नैरोइंग हुए तो ये हम देखो इसमें आपका जब
ठीक है। नैरोइंग हुए तो इसमें आपका क्या होगा, इसमें आप इन्फ्लामेशन हो गया, इसमें हम लोग का क्या होगा, इन्फ्लामेशन। इसमें क्या हो गया भाई, इसमें हम लोग का इन्फ्लामेशन। आप देखो इसमें क्या होगा, इन्फ्लामेशन। अब पहले जो थे आप देखो, पहले आपके एयर जो है इजिली फ्लो कर जाते थे। अब जो एयर जो है भाई उतना पहले जितना एयर आपके इजिली नहीं फ्लो कर पाएंगे। पहले आपके जब इन्फ्लामेशन नहीं हुआ तो इजिली एयर जो है ये फ्लो कर जाते थे, लेकिन अब देखो जब ल्यूमेन हम लोग का नैरो होगा, जब ल्यूमेन जो कि आपका नैरो हो गया तो एयर जो है उतना इजिली एयर पास तो करेंगे। एयर तो भाई अस्थमा जो जिनको होता है नहीं मर जाता है, जिंदा रहता है, जीवित रहता है, लेकिन क्या होता है भैया उनका जो ब्रोंकियन ब्रोंक्यूल्स में क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन, जिससे एयर का रेजिस्टेंस हो जाता है। एयर जो है इजिली फ्लो इजिली मूव नहीं कर पाता, जिससे क्या होता है भाई, जब नैरोइंग होता है ल्यूमेन का तो इसमें क्या होता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम। ठीक है, क्या होता है इसमें आप समझो, इसमें होता है, इसमें क्या होता है, इसमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें आपको क्या होता है, प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग। ठीक है, सो ब्रीथिंग प्रॉब्लम। ठीक, इससे क्या होता है समझो, जब नैरोइंग हो जाता है ल्यूमेन का तो इससे क्या होता है, इससे हम लोग का ब्रीथिंग प्रॉब्लम होता है। इससे क्या होता है भाई, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होता है। आपने देखा होगा, ठीक है, कि जो अस्थमा पेशेंट है क्या करते हैं भैया, उनके पास क्या होता है, अस्थमिक पेशेंट के पास एक क्या किट होता है जिसको ऐसे करते हैं। आपने देखा होगा भाई मूवी में, ठीक है, या आपने रियल लाइफ में भी आपने देखा होगा किसी पेशेंट को, उनके पास क्या होता है भैया, ऐसे होता है, किट होता है जिसको ऐसे ऐसे करते हैं। फिर तो आखिर ऐसा करने से क्या होता है पता है, ऐसा करने से जो आपका ब्रोंकियन ब्रोंक्यूल्स जो इन्फ्लामेशन था, ये जो आपका इन्फ्लामेशन था, ये आपका क्या हो, डायलेट हो जाता है। ये आपके क्या हो जाते हैं भैया, ये हम लोग के डायलेट हो जाते हैं। जब लेते हैं तो क्या होता है, जो एयर जो है ब्रोंकियन ब्रोंक्यूल्स में एयर इजिली फ्लो कर जाता है। इजिली क्या होता है, ये आपका इन्फ्लामेशन कम हो जाएगा। ठीक है, ये डायलेट हो जाएंगे, ये डायलेट हो जाएंगे तो एयर जो कि ब्रोंकियन ब्रोंक्यूल्स से इजिली पास हो जाता है। इसीलिए लेने के बाद तुरंत वो बहुत अच्छा महसूस करते हैं। क्यों भाई, क्योंकि उनका जो ब्रोंकियन ब्रोंक्यूल्स डायलेट हो गए, और डायलेट हो गए तो क्या करेंगे भाई, इजिली एयर अपने लंग्स के अंदर ले सकते हैं। इजिली जो एयर है अपने लंग्स के अंदर ये ले सकते हैं। समझ है आपको? तो ये आपने समझ लिया कि एक्चुअल में अस्थमा, ठीक है, जो अस्थमा इसमें क्या होता है, इसमें आपने समझ लिया। ठीक, कोई डाउट थोड़ी है कि फर्स्ट हम लोग डिसऑर्डर देखा जिसे बोलते हैं अस्थमा। क्लियर है? तो ये आपने समझ लिया कि इन्फ्लामेशन हो जाता है ब्रोंकियन ब्रोंक्यूल्स, इतना मोर देन सफिशिएंट है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा भाई, यहीं से बनेगा कि एक्चुअल में अस्थमा में होता क्या है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग का डिसऑर्डर जिसे बोलता है इम्फाइसीमा। ठीक है, नेक्स्ट डिसऑर्डर जिसे क्या बोलते हैं भैया, जिसे बोला जाता है इम्फाइसीमा। तो एक्चुअल में इम्फाइसीमा क्या होता है भाई, इसको डिस्कस करेंगे। इम्फाइसीमा को बोला जाता है कोरियोनिक, ठीक, क्या बोलते हैं इसको भाई, कोरियोनिक डिसऑर्डर। क्या बोलते हैं इम्फाइसीमा, इसे बोलते हैं कोरियोनिक डिसऑर्डर। ठीक है, तो सेकंड डिस्कस करेंगे जिसे बोलता है इम्फाइसीमा। देखो, जिसे बोला जाता है इम्फाइसीमा। तो आखिर में जो इम्फाइसीमा है, आप देखो इम्फाइसीमा, इससे बोला जाता है कि इम्फाइसीमा इज नोन एज कोरियोनिक डिसऑर्डर। ठीक है, कोरियोनिक डिसीज भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इम्फाइसीमा को क्या बोलते हैं, इससे हम लोग बोलते हैं कोरियोनिक डिसऑर्डर। ठीक है, तो इम्फाइसीमा को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कोरियोनिक डिसऑर्डर। इसे बोला जाता है कोरियोनिक डिसऑर्डर। ठीक है, कोरियोनिक डिसऑर्डर बोलते हैं किससे भाई, इम्फाइसीमा को बोला जाता है कोरियोनिक डिसऑर्डर। ठीक, इससे हम लोग बोलते हैं कोरियोनिक डिसऑर्डर। ठीक है, बात समझे, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोरियोनिक डिसऑर्डर। इसे बोलते हैं कोरियोनिक डिसऑर्डर। इसे बोला जाता है किससे भाई, इम्फाइसीमा को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कोरियोनिक डिसऑर्डर। इसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो आखिर में ये इम्फाइसीमा आप समझो, इम्फाइसीमा में क्या होता है, कोरियोनिक मीन्स, कोरियोनिक मतलब खतरनाक घातक बीमारी भैया, लॉन्ग लास्टिंग बीमारी। समझ, ऐसा बीमारी जो लंबे समय तक रहता है, घातक है, और ये लंबे समय तक जो कि रहता है, इसे बोलते हैं क्या, कोरियोनिक। ठीक है, बात समझिए आप, घातक खतरनाक। क्लियर है? तो इम्फाइसीमा जो कि क्या होता है भाई, जो कि हम लोग का कोरियोनिक डिसऑर्डर है। ठीक, कोरियोनिक डिसऑर्डर होता है जिसे बोलता है इम्फाइसीमा। क्लियर? तो आखिर में इम्फाइसीमा क्यों होता है, ड्यू टू एक्सेसिव सिगरेट स्मोकिंग। जो भाई स्मोक करता है, ठीक है,
हर एक दिन में 2 3 4 आराम से निपट लेते हैं, ठीक। उनको होने का 100% चांस है। जो एक्सेसिव जो मतलब तो समझो कि जो क्या करते हैं, सिगरेट पीते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं भाई, उनको होने का ये चांस है इम्फाइसीमा, समझे। तो आखिर में इम्फाइसीमा में क्या होता है, देखो इसमें एल्वियोलर वाल, जो एल्वियोलाई का वाल है, ये एल्वियोलाई का जो वाल है ये क्या होता है भैया, डैमेज हो जाता है। समझ आप, एल्वियोलाई का जो वाल है क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, क्योंकि CO2 का जो कंसंट्रेशन है आपके एल्वियोलाई में बढ़ना शुरू होता है। धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे CO2 का जो कंसंट्रेशन है एल्वियोलाई के अंदर इंक्रीज होता है। और ये जो CO2 का कंसंट्रेशन है जो इंक्रीज हुआ भाई, ये क्या करता है भाई, ये हम लोग के एल्वियोलाई के वाल को डैमेज कर देते हैं। तो जो प्लीज जो स्मोकिंग करते हो या आगे कर सकते हो, प्लीज मत करना भाई, खतरनाक है। क्या मिलेगा आपको, दुख मिलेगा, तकलीफ मिलेगा, दर्द मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। समझे बात को, क्लियर। तो आप समझ गए कि एक्चुअल में एम्फाइसीमा में क्या होता है भाई, इम्फाइसीमा में क्या होता है, इसमें एल्वियोलर वाल गेट डैमेज। इसमें क्या होता है, जो एल्वियोलाई का वाल ही हम लोग का डैमेज हो जाता है, ठीक है। एल्वियोलाई या ठीक है, एल्वियोलाई वाल गेट डैमेज। इसमें जो एल्वियोलाई का जो एल्वियोलाई वाल गेट डैमेज, ठीक है। जो एल्वियोलाई का वाल है क्या हो जाता है भैया, डैमेज्ड हो जाता है, या डिस्ट्रॉय भी बोल सकते हो इसको। आप क्या बोल सकते हो, डैमेज को आप डिस्ट्रॉय भी बोल सकते हो। एल्वियोलाई का वाल जो कि डिस्ट्रॉय मतलब खत्म हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, ठीक है। और जब एल्वियोलाई का वाल डैमेज होता है तो क्या होता है, इससे क्या होगा भाई, देखो जब आपके एल्वियोलाई का वाल डैमेज होगा तो इससे क्या होगा, रिड्यूस सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा फॉर गैसेस एक्सचेंज। समझ आया, जो सरफेस एरिया था पहले ज्यादा था, अब डैमेज हो गया। जब आपने सिगरेट स्मोकिंग करना स्टार्ट किया तो जो एल्वियोलर वाल था इसका जो एरिया था वो आपका डैमेज होने लगा, जिससे आपका क्या होगा, देखो जिससे जब एल्वियोलाई वाल गेट डैमेज, ठीक है, तो रिड्यूस, अब जो क्या होगा, देखो अब रिड्यूस क्या हो गया भाई, रिड्यूस हो गया सरफेस एरिया। अब हम लोग का क्या हो गया, समझो कि रिड्यूस सरफेस एरिया फॉर गैसेस एक्सचेंज, ठीक है। क्या हो गया भाई, सरफेस, ठीक है, रिड्यूस सरफेस एरिया जो कि हम लोग का रिड्यूस हो गया। क्या हो गया, देखो आपकी सरफेस एरिया रिड्यूस हो गया, क्योंकि सरफेस एरिया आपके डैमेज हो गया, क्योंकि एल्वियोलाई के सरफेस एरिया डैमेज हो गया। भाई डैमेज, कोई चीज आपका डैमेज होगा तो कम होते जाएगा, क्लियर है। तो रिड्यूस सरफेस एरिया फॉर गैसेस एक्सचेंज, सरफेस एरिया जो कि रिड्यूस हो गया किसके लिए भाई, गैसेस एक्सचेंज के लिए, ठीक है। बात समझ है आपको, गैसेस एक्सचेंज के लिए क्या हो गया, अभी आप देखो कि सरफेस एरिया जो कि हम लोग का रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो गैसेस एक्सचेंज के लिए आप देख सकते हो कि सरफेस एरिया रिड्यूस हो गया, क्लियर है, समझ है आपको। तो आखिर में क्या हो गया, आपको समझे कि एम्फाइसीमा में क्या होता है भाई। एम्फाइसीमा सबसे पहले आप समझो कि ये हम लोग का कोरियोनिक डिसऑर्डर है, डिसीज है, ठीक है, जिसमें एल्वियोलाई का जो वाल है ये हम लोग का डैमेज हो जाता है, ठीक है। जो एल्वियोलाई का वाल है क्या हो जाएगा भाई, एल्वियोलाई का वाल डैमेज हो जाएगा। जब एल्वियोलाई का वाल डैमेज हो जाएगा तो जो है सरफेस एरिया हम लोग का, जो एल्वियोलाई का जो सरफेस एरिया है भाई, ये क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया जो एल्वियोलाई का ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जब सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा तो क्या होगा भैया, आप क्या होगा बताओ तो मेरे को, आपको प्रॉब्लम होगी। इसे क्या बोलता है, डिसऑर्डर को बोलते हैं क्या, एम्फाइसीमा। भैया जान भी जा सकती है भैया जब ऑक्सीजन आपके लंग्स तक, आपके बॉडी पार्ट्स तक नहीं पहुंचेगा। भैया जब एल्वियोलाई क्या करता है, गैसेस एक्सचेंज करते हैं, ऑक्सीजन को कहां लेके जाते हैं भैया, ऑक्सीजन को कहां पहुंच जाते हैं, ब्लड के पास, और ब्लड से क्या लेते हैं, CO2, ठीक है। एल्वियोलाई ही नहीं रहेंगे तो गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा, और बिना गैसेस एक्सचेंज के, विदाउट गैसेस एक्सचेंज हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। समझ आपको, विदाउट गैसियस एक्सचेंज हम लोग का सर्वाइवल का चांसेस नहीं होता भैया, क्लियर है। तो आप समझ गए कि एक्चुअल में एम्फाइसीमा जो कि लॉन्ग लास्टिंग डिसऑर्डर डिसीज है, क्लियर है, जो आपको समझ आया होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसीज, ठीक है। समझ आ रहा है आपको, ठीक है। ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, हर चीज, हर पॉइंट, एवरी एंड ईच पॉइंट आर सो इंपॉर्टेंट।
सो प्लीज नोट डाउन एवरी एंड ईच पॉइंट फ्रॉम हियर। ठीक है, समझे बात को भाई, क्लियर? तो आप समझ गए कि हम लोग ने अभी तक बात की अस्थमा क्या होता है भाई, फिर हम लोग डिस्कस किया एम्फाइसीमा। अब इसके बाद डिस्कस करेंगे ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ठीक है, थर्ड हम लोग का डिसऑर्डर है जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोला जाता है, आप समझो, ऑक्यूपेशनल। ठीक है, ऑक्यूपेशन से रिलेटेड, ये ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ठीक है, समझे भैया, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ठीक है, ऑक्यूपेशनल मतलब जो ऑक्यूपेशन से जो रिलेटेड डिसऑर्डर, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ठीक है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ठीक, ऐसा डिसऑर्डर जो ऑक्यूपेशन से क्या भाई रिलेटेड है, इसे क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो आखिर में हम लोग का सबसे फर्स्ट जो ऑक्यूपेशनल मतलब आप समझो कि इसमें होता क्या। ठीक है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में समझो कि जो क्या होता है भाई, जो जिनको हो आखिर में किनको होता है, जो कॉटन इंडस्ट्री, जो कोल माइंस, जो स्टोन ग्राइंडिंग फैक्ट्री में काम करते हैं, उनको होने का चांस होता है। समझे, जो पार्टिकुलर जो एवरी एंड ईच टाइम आप समझो कि डस्ट के कांटेक्ट, ठीक है, डस्ट के कांटेक्ट में जो आते हैं भाई, लगातार जो डस्ट के कांटेक्ट में रहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कॉटन फैक्ट्री, स्टोन ग्राइंड फैक्ट्री, कोल माइंस। ठीक है, कोल माइंस, सिलिका फैक्ट्री, एबेस्टोसिस, मतलब जितने भी फैक्ट्रीज हैं जहां स्टोन का ग्राइंडिंग, जहां क्या होता है, जहां डस्ट का प्रोडक्शन, वहां उनको क्या होने का चांस होता है, भैया, जिसे बोलते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ठीक है, जो लगातार डस्ट के कांटेक्ट में आता है, उनको क्या होता है, उनके लंग्स में हो जाता है फाइब्रोसिस। ठीक है, उनके लंग्स में क्या हो जाता है भाई, उनके लंग्स में हो जाता है, जिससे क्या बोलते हैं, जिससे हम लोग बोलते हैं फाइब्रोसिस, जिससे हम लोग बोला जाता है क्या, फाइब्रोसिस। ठीक है, बात समझिए आप। तो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ठीक है, समझे ना, जो पर्सन विच कम्स, आखिर ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर किसको होता है, मैं इसका डेफिनेशन लिखे क्या, पर्सन कमिंग। ठीक है, आप देखोगे किसको का भाई, पर्सन, जो पर्सन ठीक, कम्स विथ, ठीक है, कमिंग विथ, पर्सन विथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ, पर्सन विथ डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट आप समझो कि पर्सन, ऐसा पर्सन जो, ठीक, पर्सन विथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ठीक है, आप समझो कि ऐसे पर्सन जो कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, ऐसे पर्सन जो कि पर्सन विथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ, ऐसे पर्सन जो कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में किसके भैया, जो कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, पर्सन विथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ डस्ट इन डस्ट, ठीक है, डस्ट और स्मोक। ठीक है, आप देखो कि डस्ट इन, ऐसे पर्सन जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट में है डस्ट के, किसमें भैया, ये आपके डायरेक्ट कांटेक्ट डस्ट के किसमें, इन, ठीक है, कॉटन फैक्ट्री, आप समझो कि कॉटन फैक्ट्री, ऐसे पर्सन जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट डस्ट के, जैसे कि कॉटन फैक्ट्री, स्टोन ग्राइंडिंग फैक्ट्री, स्टोन ग्राइंडिंग फैक्ट्री, बात समझ आ रहा है भाई, स्टोन ग्राइंडिंग फैक्ट्री, कोल माइंस। ठीक है, कोल माइंस आप समझो कि कोल माइंस, इनको आप समझो कोल माइंस, इनको क्या होने का, ठीक है, पर्सन विद डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ डस्ट, ऐसे पर्सन जो कि डस्ट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, जो कि काम करता है कहां भाई, कॉटन फैक्ट्री में, स्टोन ग्राइंडिंग फैक्ट्री, कोल माइंस में लीड टू, ठीक है, उनको क्या हो सकता है भैया, उनको हो सकता है क्या, उनको हो सकता है में लीड्स टू फाइब्रोसिस। ठीक, उनको क्या हो सकता है भाई, उनको हो सकता है जिसे बोलते हैं क्या, फाइब्रोसिस। उनको क्या होगा भाई, उनको होता है क्या, फाइब्रोसिस। ठीक है, उनको फाइब्रोसिस, ठीक, उनको क्या होगा भैया, फाइब्रोसिस। समझ है, उनको क्या होगा, समझो, फाइब्रोसिस, डिपोजिशन ऑफ फाइबर्स इन लंग्स। लंग्स में क्या होता है भैया, फाइबर्स का
डिपोजिशन हो जाता है। समझ, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ठीक है, जो आप समझो कि आपके कोल माइंस में काम करते हैं उनको होता है ब्लैक लंग डिसीज, जो कि आपके सिलिका पार्टिकल के कांटेक्ट में आता है उनको क्या होता है सिलिकोसिस। जो एबेस्टोस पार्टिकल के कांटेक्ट में आता है उनको क्या होता है भैया एबेस्टोसिस। जो सिलिका पार्टिकल के कांटेक्ट में आता है उनको सिलिकोसिस, जो एबेस्टोस पार्टिकल के कांटेक्ट में आता है उनको क्या होता है भैया एबेस्टोसिस। समझे, जो कॉटन के पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आता है उनको क्या होता है बिससाइनोसिस, बाइसाइनोसिस। समझ है, तो एबेस्टोसिस, सिलिकोसिस, ये सारे के सारे डिसऑर्डर किससे रिलेटेड है भाई, ये सारे के सारे डिसऑर्डर हम लोग के ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है। ये सारे के सारे डिसऑर्डर किससे रिलेटेड है ऑक्यूपेशन से रिलेटेड हैं। समझ है आपको, तो इसको बोलते हैं क्या, जो डिसऑर्डर जो ऑक्यूपेशन से क्या होता है भाई, जो ऑक्यूपेशन से क्या होता है रिलेटेड होता है, इसे क्या बोलते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया कि एक्चुअल में क्या होता है भैया हम लोग का ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ठीक, इसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे जिसे बोलते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। नाम तो सुना है ना, नाम तो सुना है आपने एल्टीट्यूड सिकनेस। आपने अगर कहीं टापू में पहुंच गए, टापू मीन्स आपने, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड में पहुंच, घूमते फिरते ना जाने आपने कभी ना कभी गया है या आगे जाओगे, बिल्कुल जाओगे भाई। ठीक है, तो आपने कभी ना कभी जाओगे, ठीक है, अकेले जाओगे भाई, क्या पता आपके साथ कोई जा सकता है। ठीक है, तो फोर्थ हम लोग डिस्कस करेंगे जिसे क्या बोलते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। एल्टीट्यूड सिकनेस, ठीक है, एल्टीट्यूड सिकनेस। तो आखिर में एल्टीट्यूड सिकनेस आप देखो, ठीक है, एल्टीट्यूड सिकनेस, ठीक, समझ आप, एल्टीट्यूड सिकनेस। ठीक है, तो आखिर में जब कोई जाता है कहाँ, कोई जाता है घूमने फिरने के लिए, ठीक है, समझ है आपको। ठीक है, तो आखिर में जब वो हाई एल्टीट्यूड में पहुंचता है, जब वो कहाँ पहुंचता है भाई हाई एल्टीट्यूड में, तो आपको पता होना चाहिए उसको क्या होने का चांस, उसको क्या होने का हाई चांस है भाई, उसको एल्टीट्यूड होने का हाई चांस है। 10 में से 9 लोग को एल्टीट्यूड हो सकता है, एक जो है बच सकता है भैया। एल्टीट्यूड सिकनेस क्या है, जब हम लोग हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं तो हाई एल्टीट्यूड में क्या होता है ऑक्सीजन, या आप बोल सकते हो कि एयर का जो पार्शियल प्रेशर है कम होता है। ठीक है, एयर का पार्शियल प्रेशर कम होता है तो क्या होगा भाई, इससे एयर का पार्शियल प्रेशर कम है तो ऑक्सीजन का भी क्या होगा भाई, ऑक्सीजन का भी पार्शियल प्रेशर कम होगा। जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है तो हम लोग के जो बॉडी सेल्स है, हम लोग का जो बॉडी के सेल्स, इनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। ठीक है, तो इससे बहुत सारे क्या होता है भैया प्रॉब्लम होता है, जैसे कि वॉमिटिंग, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम, नोजिया, ठीक, उल्टी आना, चक्कर आना, हेडेक होना। समझ है आपको, क्लियर। ये सारे सिम्टम्स किसके हैं भैया एल्टीट्यूड सिकनेस के, सारे के सारे सिम्टम्स किसके हैं एल्टीट्यूड सिकनेस के। तो कभी जाओगे आप कहाँ टापू में भैया, जाओगे घूमने के लिए, ठीक है, तो पहाड़ में, तो आपको अगर ऐसी होगा तो नॉर्मल है, ये क्या है आपका एल्टीट्यूड सिकनेस। ठीक, इसमें आपको ये सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे भाई। ठीक है, बात समझे आपको। ठीक है, एल्टीट्यूड सिकनेस समझ गए। तो इसमें क्या होता है हाई, इसमें आपका क्या होता है भाई, ठीक है, अट हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड में क्या होता है, हाई एल्टीट्यूड में आप समझो कि अट हाई एल्टीट्यूड में क्या होता है भाई रिड्यूस पार्ट्स। आप देखो कि हाई एल्टीट्यूड में क्या होता है रिड्यूस पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर। इसमें क्या होता है भैया जो एयर का रिड्यूस पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर। ठीक, इसमें हाई एल्टीट्यूड में क्या होता है भैया रिड्यूस हो जाता है क्या पार्शियल प्रेशर एयर का। ठीक है, रिड्यूस पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर। ठीक है, जो एयर का पार्शियल प्रेशर ये क्या हो जाता है भाई हम लोग का रिड्यूस हो जाता है। समझ है। तो हाई एल्टीट्यूड में क्या होगा, हाई एल्टीट्यूड में जो एयर का पार्शियल प्रेशर है क्या हो जाता है भाई एयर का पार्शियल प्रेशर हम लोग का रिड्यूस
हो जाता है, समझ है आपको, ठीक है। एयर का पार्शियल प्रेशर रिड्यूस हो तो क्या होगा भाई, इससे हम लोग का देखो क्या होता है, इससे जो ऑक्सीजन का भी पार्शियल, ठीक है, आप समझो कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन पार्शियल, भाई एयर का पार्शियल प्रेशर कम है तो ऑक्सीजन का भी क्या होता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है, ऑक्सीजन का भी पार्शियल प्रेशर रिड्यूस, समझे। ऑक्सीजन का भी पार्शियल प्रेशर क्या होता है भाई, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है, समझ है आपको। तो इसके जो सिम्टम्स आपको हाई एल्टीट्यूड के देखने को मिलेंगे, क्या भाई, इसके जो सिम्टम्स हम लोग को हाई एल्टीट्यूड के देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आपको सिम्टम देखने को मिलेगा जिसे बोलते हैं वॉमिटिंग, या आपका नॉर्मल सिम्टम भाई वॉमिटिंग, समझे, नोजिया, हेडेक, ठीक है, नोजिया, हेडेक, ठीक है, प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग, भैया आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, समझ, ऐसे आप करोगे बोल रहा हूं, ठीक है। तो वॉमिटिंग, नोजिया, हेडेक, ये सारे सिम्टम्स किसके हैं भाई, ये हम लोग के सारे सिम्टम्स क्या होते हैं भैया, आपके क्या हो जाता है, ये हम लोग क्या हो जाता है किसके, एल्टीट्यूड सिकनेस के। जब वहां आप कुछ दिन तक रहोगे, आप कुछ दिन तक वहां, मतलब वहां आप गए और वहां सेटल हो गए, ठीक है, वहां गए और वहां 1-2 महीने के लिए आराम से सेटल हो गए, तब वहां आप रहोगे तो आपका जो आपके बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आएंगे भाई, आपके बॉडी में आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। आरबीसी का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा भैया, आपका रेट ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है, तो ब्रीथिंग रेट ये क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये भी आप समझो कि ये सारे सिम्टम्स होंगे। और क्या होता है, जो ब्रीथिंग रेट है, और क्या होता है भैया, जो ब्रीथिंग रेट है, ब्रीथिंग रेट ये भी क्या हो जाता है, इंक्रीज, ठीक है, ब्रीथिंग रेट भी क्या हो जाते हैं भैया, इंक्रीज हो जाता है। ये आप समझना कि जो ब्रीथिंग रेट है ये भी क्या हो जाता है भैया, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, ब्रीथिंग रेट भी इंक्रीज हो जाता है जब, क्लियर। और कुछ दिन तक सेटल हो जाओगे तो आपके बॉडी के अंदर आरबीसी का प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा भाई, आपके बॉडी के अंदर आरबीसी का प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है और आरबीसी का प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाता है, समझे ना, क्लियर है। तो ये आपने सारा समझ ले कि एक्चुअल में एल्टीट्यूड सिकनेस क्या होता है, मैंने आपको सारा चीज बताया, क्लियर है। इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे भैया, एक फिफ्थ आप समझ लो जिसे बोलते हैं एनीमिया। एनीमिया नाम सुना है भैया, एनीमिया का, एनीमिया, ठीक है, बहुत फेमस है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ में इसको, ठीक है, मोड़ पर इसको आपने सुना होगा इसका नाम, ठीक है, समझे, एनीमिया, ठीक है। तो आखिर में एनीमिया क्या होता है भैया, रिड्यूस, आप देखो कि जब हम लोग के ब्लड के अंदर, आप ध्यान से सुनो, ध्यान से इसको सुनो और समझो कि एनीमिया हम लोग किससे बोलते हैं, इसको आप ध्यान से समझना, ठीक है। जब ब्लड जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना चाहिए उतना नहीं कर पाता, ठीक है, जब ब्लड जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना चाहिए उतना नहीं कर पाता, तो इस केस में क्योंकि ड्यू टू रिड्यूस आरबीसी, ड्यू टू रिड्यूस हीमोग्लोबिन आपके बॉडी में कम है, आरबीसी काउंट कम है, तो इससे जो आपका जो ब्लड है ये प्रॉपर सफिशिएंट ऑक्सीजन क्या भैया टिश्यू या सेल के पास ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता, इसी को क्या बोलता है, इसी को बोला जाता है एनीमिया, ठीक है, समझे। तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो ब्लड का क्या होता है भाई, देखो ऑक्सीजन कैरिंग, आप देखो कि एनीमिया किसे बोलते हैं, ऑक्सीजन कैरिंग, ठीक है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी तक इसका भाई ब्लड का इसमें क्या हो जाता है, देखो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, आप समझो कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड रिड्यूस, बात समझे कि जो ब्लड का ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी था क्या हो जाता है भाई, ब्लड का जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी था ये हम लोग का रिड्यूस हो जाता है, क्लियर है। जो ब्लड का ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है ये क्या हो जाता है भैया, रिड्यूस हो जाता है, क्लियर है। तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड इज रिड्यूस्ड,
समझे? तो ब्लड का जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है भैया क्या हो जाता है, समझो ये हम लोग का रिड्यूस हो जाता है ड्यू टू रिड्यूस्ड हेमोग्लोबिन या आरबीसी काउंट। ड्यू टू क्यों होता है भाई? ड्यू टू रिड्यूस्ड, आप समझो ड्यू टू रिड्यूस्ड आर, ठीक है, हेमोग्लोबिन, एचबी मतलब हेमोग्लोबिन और आरबीसी काउंट। बात समझे आप? तो एनीमिया किसे बोलते हैं, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई। एनीमिया किसे बोलते हैं, इसमें क्यों होता है? ड्यू टू, ठीक है, आखिर में एनीमिया क्यों होता है? ड्यू टू रिड्यूस्ड हेमोग्लोबिन और आरबीसी काउंट, ठीक है। जब ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन और आरबीसी काउंट कम होता है तो इससे होता है एनीमिया। एनीमिया जिसमें हम लोग का ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, जो ब्लड का ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी था ये हम लोग का कम हो जाता है, ठीक है। ब्लड का जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी था वो क्या हो जाता है भाई? रिड्यूस हो जाता है। क्लियर है? इसे बोलते हैं क्या? इसे बोला जाता है एनीमिया, ठीक, इससे हम लोग बोलते हैं एनीमिया, ठीक है। तो ब्लड का ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी था ये हम लोग का क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। समझ है आपको? तो हम लोग ने कौन कौन से डिसऑर्डर को हम लोग ने रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिस्कस किया। तो आखिर में आप सबसे पहले हम लोग बात की अस्थमा क्या होता है भाई, उसके बाद हम लोग ने नेक्स्ट देखा अस्थमा क्या है भैया, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स में, ये फर्स्ट डिसऑर्डर। सेकंड हम लोग ने बात की एम्फाइसीमा जो कि कोरियोनिक डिसऑर्डर है, इसमें क्या होता है? एल्वुलर वाल डैमेज हो जाता है जिससे सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है, किसके लिए भैया? गैसेस एक्सचेंज के लिए, ठीक है। उसके बाद थर्ड हम लोग ने बात किया, थर्ड कौन सा बात किया? ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसीज, ठीक है। तो ऑक्यूपेशन से रिलेटेड डिसऑर्डर, जो पर्सन कॉटन फैक्ट्री, स्टोन ग्राइंडिंग फैक्ट्री, कोल माइंस में काम करते हैं, डस्ट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, उनको क्या होता है? फाइब्रोसिस। उनको क्या हो सकता है भैया? फाइब्रोसिस, ठीक है। उसके बाद डिस्कस किया भाई हम लोग ने फोर्थ डिसऑर्डर जिसे बोलते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। जब हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं, जब जाओगे या जाते हो, ठीक है, तो क्या होता है भाई? हाई एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन का, एयर का जो है पार्शियल प्रेशर कम होता है। अगर एयर का पार्शियल प्रेशर कम है तो क्या होगा? इससे ऑक्सीजन का भी पार्शियल प्रेशर कम होगा। जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है तो इससे क्या होता है भैया? आपको ब्रीथिंग रेट आपको इंक्रीज हो जाता है, वॉमिटिंग, नोजिया, ठीक है, आप समझो सारे के सारे सिम्टम्स आपको दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट डिस्कस की एनीमिया, जिसमें हम लोग का रिड्यूस आरबीसी और हेमोग्लोबिन के चलते ये होता है। इसमें क्या होता है? जो ब्लड का ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी था ये हम लोग का रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग के डिसऑर्डर हम लोग ने डिस्कस किया, किसके भाई? रेस्पिरेटरी सिस्टम के हम लोग ने डिसऑर्डर को कंप्लीट डिस्कस किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।